प्रोफेसर रविकांत, मैं एक दो चीजें आपसे पूछ लूं क्योंकि बेसिक चीजें हैं। उत्तर प्रदेश में ये भी फैक्ट है कि बीजेपी को जब रिप्रेजेंटेशन देने के, वैसे तो उसको सारे वोट चाहिए दलित के, ओबीसी के, लेकिन रिप्रेजेंटेशन देना है तो मैं फिर से एक बार, मैं कई बार कहा हूं, मैं फिर से दर्शकों को याद दिला दूं, उनके 24 राज्यसभा के मेंबर हैं जिसमें केवल 2 दलित हैं। उनके 79 उनके एमएलसीज हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, जिसमें केवल 2 दलित हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर मायावती जी को हम लोग ना भी करें, लेकिन जो बीएसपी का मूल जो अम्ब्रेला था, वो अम्ब्रेला आज रेलेवेंट है। उसके सारे, अगर आप इस समय के एमपीज को निकालिएगा तो उसमें विपक्ष में इंडिया गठबंधन में 50% उस बीएसपी अम्ब्रेला के ही के नीचे कभी उस छाव में थे। अब उसको कैसे होगा, ये एक मुश्किल गेम है, ये बहुत आसान चीज नहीं है। लेकिन मायावती जी की तरफ अगर अखिलेश यादव जी ने उस तरह का हाथ बढ़ाया है, मायावती जी जितनी भी रेलेवेंट हो जाएं भाई, आज ये फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में मायावती जी अगर हैं तो आईएनएलडी, वहां अभय चौटाला यहाँ चल के आ रहे हैं, उनसे गठबंधन कर रहे हैं, हरियाणा ले जा रहे हैं, कुछ तो होगा ही। जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला चंद्रशेखर रावण जी से गठबंधन करके उनको ले जा रहे हैं हरियाणा। मैं इस नजर में रविकांत जी ये देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि ये जो बाइपोलर पॉलिटिक्स इस देश में चल रही है, उसमें कोई साइड तो करना होगा। और मायावती जी का नेचुरल अलाई तो नॉन बीजेपी सरकार है, नॉन बीजेपी गठबंधन नहीं होना चाहिए। तो उनकी वो दिक्कत क्या है, आने में उनको क्या दिक्कत है और इंडिया गठबंधन को क्या दिक्कत है उनको लेने में? प्रोफेसर रविकांत जी। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले जो बात हम लोग कर रहे थे, उससे अभी समय भले ही 2.5 महीना हुआ हो, लेकिन राजनीति में काफी बदलाव आ चुका है। इसके पहले जो दलित है वो एक दलित एकता दिखाई पड़ रही थी। इस बीच में 21 अगस्त को एक बड़ा आंदोलन मायावती के पार्टी के समर्थन से हुआ और उसने दलित समाज के भीतर एक मंथन पैदा कर दिया। इसलिए जब हम ये कहते हैं कि मायावती दलितों की लीडर हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग 2014 के पहले की बात कर रहे हैं। एक्सेप्शनल केस केवल 2024 का लोकसभा चुनाव है जिसमें आपको दलित एकता दिखाई पड़ी। आप जिन राज्यसभा की 2 सीटों की बात कर रहे हैं, उसमें जरा आपको ये देखना पड़ेगा कि वो किन जातियों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है। दूसरा, विधान परिषद में उन्होंने किन जातियों को प्रतिनिधित्व दिया, वो जाटव है कि कोरी है कि धोबी है कि पासी है कि खरवार है, ये देखना पड़ेगा आपको। जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं वो ये है कि जाटव जो पॉलिटिक्स है वो अभी से नहीं, आप कहें तो 2000 के बाद से ही वो थोड़ी सी एकाग्र होती गई और 7 से 12 के बीच में वो ज्यादा संकीर्ण हो गई। और उसका परिणाम ये हुआ कि मायावती फिर चुनाव हारती चली गई और वो दलित की लीडर नहीं बन पाई, वो जाटव की लीडर बन गई। 21 तारीख को भी जो आंदोलन हुआ वो दरअसल जाटवों की नेता मायावती है या चंद्रशेखर है, इसको लेकर के वो पूरा आंदोलन था, वो कोई दलितों का आंदोलन नहीं था। अगर आप उसको ये कह रहे हैं कि दलितों का आंदोलन था तो शायद देख नहीं पा रहे, क्योंकि वाल्मीकि समाज ने पूरे तौर पर उसका विरोध किया। उपवर्गीकरण का विरोध करना, ये उस पूरे दलित पॉलिटिक्स को, मायावती के पॉलिटिक्स को कहीं ना कहीं संकीर्ण बनाता है। और मैं समझता हूं कि वो नीतिगत रूप से एक ठीक फैसला है। नियत पर हम लोग सवाल उठा सकते हैं कि बीजेपी क्यों ऐसा कर रही है। बीजेपी की चाल यही है कि हम वो विभाजन पैदा करें। खैर, अब आप ये कहें कि अखिलेश और मायावती एक साथ आ जाएंगे और उसका कोई बड़ा प्रभाव होगा, मुझे लगता है ये उल्टा हो जाएगा। मायावती और अखिलेश का जुड़ना बीजेपी के लिए आसान रास्ता होगा। ये परिस्थितियां बदल चुकी। अब एक ही कंडीशन है कि सपा और कांग्रेस एक साथ हो या फिर बीएसपी और कांग्रेस एक साथ हो, या आप कहें कि तीनों एक साथ हो। अगर आप सपा बसपा की बात करेंगे तो फिर उसमें कोई फर्क नहीं हो रहा है, फिर बीजेपी के लिए ज्यादा आसान होगा नॉन जाटो दलित वोट को अपनी तरफ खींचना, अति पिछड़ा समाज पर बहुत आसानी से फोकस कर ले जाएगी बीजेपी,
बीजेपी चुनाव इसलिए नहीं जीत रही है कि बहुत वो बड़ा काम कर रही है। बीजेपी से ज्यादा रद्दी राजनीति किसी की नहीं है और उसको हराना बेहद आसान है। समस्या ये है कि विपक्ष में मूर्ख बैठे हैं, उनको पता ही नहीं है पॉलिटिक्स है क्या, सोशल जो समीकरण है वो होते क्या है। और मैं बहुत होशो हवास में इस शब्द का इस्तेमाल करूं, विपक्ष में निहायत मूर्ख लोग हैं। उनको पता नहीं, दलित का मतलब जाटाओं उनको दिखाई पड़ता है, वो दलित को केवल जाटाओं जानते हैं। ऐसी ओबीसी में उनको अति पिछड़ा कभी दिखाई नहीं पड़ता है। अति पिछड़ा पॉलिटिक्स 78 से बिहार में हो रही है और आप अभी तक नहीं पकड़ पाए, आपको अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि अति पिछड़ों के अपने एस्पिरेशन है, उसे अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहिए, आप नहीं देंगे। बीजेपी बैठी हुई और तारीफ करनी चाहिए नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी ने जो सामाजिक समीकरण बनाए हैं, मुझे लगता है कि आज तक भारत की राजनीति में इतना बेहतरीन सामाजिक समीकरण बनाने वाला कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ। आप उसकी आइडियोलॉजी से असहमत हो सकते हैं, आप उनके सत्ता करने के उस पूरे स्टाइल से असहमत हो सकते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आपको विपक्ष और सत्ता पक्ष को जब राजनीति करने के स्टाइल को देखना पड़ेगा तो विपक्ष निहायत मूर्ख दिखाई पड़ता है। और मैं कांशीराम जी बहुत कहते थे कि बीजेपी को हराना बहुत आसान है, कांग्रेस को हराना कठिन। अब कांग्रेस को यह नहीं समझ में आता है साहब, अभी किसने वोट किया कांग्रेस को? कांग्रेस का 3 मजबूत वोटर था इस चुनाव में। उत्तर प्रदेश में मैं बैठा हूं, मैं यहीं की बात करूंगा, बाहर की नहीं करूंगा। आपका नॉन जाटव दलित, आपका अति पिछड़ा और मुस्लिम, ये 3 वोटर था। लेकिन आपका प्रदेश अध्यक्ष कौन है, आपका प्रभारी कौन है? वोट आप चाहते हो कि साहब दलित दे, भाई जाटाओ तो मायावती के साथ जाएगा, मायावती से निकलेगा तो चंद्रशेखर के साथ जाएगा, उसमें तो कोई इफबट है ही नहीं, कोई संदेह नहीं वहां। अब अति पिछड़ा और नॉन जाटो दलित को आप जगह ही नहीं देना चाहते हैं, फिर आप गाली देंगे कि साहब वो तो सांप्रदायिक हो गया है। नो, नेवर। मैं बराबर कहता हूं कि ये जो 2 समाज हैं ये कभी सांप्रदायिक हैं ही नहीं, वो आस्तिक बहुत हैं। वो कांवड़ ढो रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सांप्रदायिक हैं, वो विशुद्ध रूप से उनके एस्पिरेशन बहुत छोटे, वो अपना एक नेता चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि विधान परिषद में कोई आदमी हो, दे दिया उन्होंने उठा करके किसी धोबी समाज को, किसी कोरी समाज को वोट दे रहा है। वो निषाद को उठा करके दे देंगे, निषाद के साथ तो उनकी पार्टी समझौता था। अभी शायद निषाद जी जा रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। अब वो क्यों जा रहे हैं इस पर भी एनालिसिस होना चाहिए, खेल क्या हो रहा है इसको समझने की जरूरत है। और इसलिए अखिलेश और मायावती के आने से रत्ती भर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा बीजेपी को उसका फायदा होगा। कांग्रेस अगर बाहर रहती है तो, कांग्रेस अगर साथ आती है तो नो डाउट फिर तो मतलब उसको होना जरूरी है और कांग्रेस को भी संभलना पड़ेगा। कांग्रेस अगर ये राजनीति करेगी नहीं साहब हम राहुल गांधी संविधान उठा लें और बात रोज करें आरक्षण की कि इतना इसमें आपके यहां है ही नहीं, आप रोज कहो कि साहब सचिवालय में नहीं है, इसमें नहीं है, उसमें नहीं है, आपके प्रदेश कार्यकारिणी में लोग देखेंगे कितने हैं। वो आपको करना पड़ेगा। अगर आप ये कर रहे हैं तो लोग बैठे तैयार हैं। राहुल गांधी आज की तारीख में इस देश में दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के सबसे बड़े नेता है, सबसे बड़े नेता है आज। बस फर्क वही है कि आज एस्पिरेशन पैदा, ये वो नेहरू जी का जमाना नहीं है कि साहब आप प्रतिनिधित्व ना दो तभी वो वोट करेगा। ये जो नरेंद्र मोदी ने एस्पिरेशन पैदा किया है पॉलिटिकल, बाकी नीतियां सब खत्म कर दी, रिजर्वेशन 0 कर दिया और प्रताड़ित किया अलग से, लेकिन वो मुखौटा दे दिया उस आदमी ने। तो ये जो एस्पिरेशन उस समाज में पैदा हुआ है, वो एस्पिरेशन अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे तो बीजेपी के साथ खड़ा हो जाएगा। इस चुनाव में सिंह साहब आप बहुत बराबर देख रहे थे, मैंने कभी रिएक्ट नहीं किया, लेकिन मैं बराबर इस बात को हल्के में संकेत कर रहा था कि 2 बड़े समाज दलितों के इतना खामोश हैं कि उन्होंने एक सवाल नहीं उठाया। कोरी और धोबी को एक भी टिकट नहीं दिया इंडिया अलायंस ने, ये उफ नहीं की उस समाज ने।
पूरा वोट उसने इंडिया अलायंस को किया, लेकिन अब आप इस बार भी चाहेंगे कि हो जाए, संभव नहीं है, नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि आपका संविधान वाला इशू अब खत्म होने जा रहा है। राहुल गांधी संविधान बराबर उठा रहे हैं और संविधान के प्रति लोगों का समर्पण ये सब है, लेकिन नेक्स्ट टाइम संविधान वो चुनावी इशू नहीं होगा, वो पॉलिटिकल इशू है, लेकिन चुनावी इशू अगले चुनाव में संविधान नहीं होगा। अगर आप प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो फिर भले ही आप संविधान उठाते रहे, फिर लोग कहेंगे कि नहीं देखिए साहब संविधान वाला इशू फेल हो गया। नहीं, संविधान वाला इशू नहीं फेल हो, अब वो चुनावी मुद्दा नहीं रहेगा अगले इलेक्शन। अब होगा सीधा कि आप जो बात कह रहे हैं वो आपकी पार्टी में है कि नहीं है, आप जो सरकारें बना रहे हैं उसमें है कि नहीं है, आपके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हैं उनमें है कि नहीं है। सिर्फ ये नहीं होगा कि अब देखिए वो प्रयागराज में जो सम्मेलन था उसमें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने क्या किया था, अपने ट्विटर हैंडल से उन्होंने कहा कि फला राय साहब ने स्वागत किया, पांडे जी ने स्वागत किया, मिश्रा जी ने स्वागत किया, उसका बीजेपी ने उठा करके प्रचार किया। भले ही मंच पर वो पूरा दलित, पिछड़ा और मुस्लिम समाज था, लेकिन बीजेपी को मौका आपने दिया ना। अब वो प्रोटोकॉल में ही स्वागत करने पहुंचे थे, लेकिन साहब प्रोटोकॉल में भी जब आपके पास लोग नहीं है, आपकी टॉप लीडर से लेकर के और सब बैठे हुए हैं अपर कास्ट, तो फिर लोग गुमराह होंगे ही। बीजेपी का तो काम ही यही है। इसलिए ये ध्यान देना होगा कांग्रेस पार्टी, चाहे अखिलेश यादव हो, अखिलेश यादव अभी भी साहब दलित के नाम पर जाटो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी भी दलित के नाम पर जाटो पॉलिटिक्स कर रही है, जबकि जाटो समूचा मायावती के साथ है, नॉन जाटो फिर चला जाएगा बीजेपी के साथ। ये कुल मिलाकर के बहुत मुझे लगता है कि साधारण सी बात है, जिसे विपक्ष समझना नहीं चाहता। ऐसा नहीं है कि वो समझ नहीं सकते, बीजेपी और नरेंद्र मोदी बखूबी समझते हैं, और इसीलिए वो अगले इलेक्शन में कर ले जाएंगे। ये इलेक्शन तो अलग था, अगले इलेक्शन में आप उसको रोक नहीं पाएंगे। फिर आप कहेंगे कि देखिए राहुल गांधी ने इतना बड़ा वो सब किया, आरक्षण उठाया, ये उठाया, फेल हो गए। नो नो, वो फेल नहीं होने जा रहा, वो तो मुद्दा है ही, वो केंद्रीय मुद्दा है। सोशल जस्टिस, रिजर्वेशन का सीलिंग को खत्म करना, बैकलॉग की भर्तियां, कास्ट सेंसस, ये बुनियादी मुद्दे हैं। लेकिन असली जो खेल है चुनावी पॉलिटिक्स में वो है प्रतिनिधित्व का, कि वो आप कितना दे रहे हैं।